जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं, ये मेरा जो टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, और ये जो टॉपिक चल रहा है ये लाइट में ही है। और आपको पता है कि लाइट का पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपको डाल दिया गया है। और ये शायद आज सेकंड लास्ट लाइट का क्लास है। इसके बाद हम लोग कोई और फिजिक्स में टॉपिक देखेंगे, लेकिन लाइट जो है आज या कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में टूट जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और मान लीजिए एक फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सपोज डेट यह जो है प्रिज्म है। क्या है, यह जो है प्रिज्म है। और जब प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट गुजरेगा यानी श्वेत प्रकाश गुजरेगा, तो यह जो श्वेत प्रकाश है प्रिज्म से होकर के ये 7 कलर में टूट जाएगा। और ये जो टूटेंगे 7 कलर में वो होगा VIBGYOR, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बै जा नी हा पी ना ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कहने का मतलब है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह है जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर के 7 घटकों में टूट जाता है, 7 अलग अलग कलरों में टूट जाता है, उसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में प्रकाश 7 कलर में टूटता है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए किस कलर का विचलन सबसे ज्यादा और किस कलर का विचलन सबसे कम होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस कलर का विचलन जो है सबसे ज्यादा होता है और किस कलर का विचलन जो है सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये देखिए व्हाइट लाइट था, इस व्हाइट लाइट को इस रास्ता पे जाना चाहिए था, इस पाथ से होकर के गुजरना चाहिए था, लेकिन इस पाथ से ना होकर के ये व्हाइट लाइट क्या हुआ 7 रंगों में टूट गया। और ऊपर वाला कलर को रेड बोला गया और नीचे वाला कलर को बैगनी बोला गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे कम जो विचलित होगा वो होगा रेड, और सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, तो सबसे ज्यादा विचलित जो होगा वो होगा वायलेट। तो आप इसको नोट कर ले कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा लाल रंग का विचलन होता है, जबकि सबसे कम बैगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन, जबकि सबसे कम विचलन बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का होता है। आप पूरे अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है। तो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट उसे कहते हैं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में टूट जाने की घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये जो प्रकाश है अगर कोई प्रिज्म से होकर के गुजरेगा तो प्रकाश जो है 7 रंगों में टूट जाएगा। और ये जो रंग होंगे VIBGYOR, अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो बैजानी, हैप्पी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी और लाल। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होगा, सबसे कम विचलन लाल का होगा। देख लीजिए आप, ये जो है लाल है तो सबसे कम विचलित हुआ, और बैगनी जो है सबसे ज्यादा विचलित हुआ, क्योंकि सारे लाइट को जाना चाहिए था इस रास्ता से, लेकिन इस रास्ता पे ना जाकर के बैगनी जो है इस रास्ता पे चल गया, तो सबसे ज्यादा डिविएशन, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का हुआ और सबसे कम विचलन रेड का हुआ। और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्या दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया? अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमको इस तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मेरा है प्रकाश का सेकंड लास्ट क्लास है, और इसके बाद जैसे ही आपको प्रकाश खत्म होगा तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और आप जानते हैं कि पढ़ तो कितना भी लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस चैप्टर में फील नहीं आएगा, उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सवाल कैसे कैसे आ रहा है। तो मेरा ये कोशिश है कि एक टॉपिक खत्म करें, एक चैप्टर खत्म करें, और उससे संबंधित 150-200 जो सवाल है जो एग्जाम में आने वाले हैं, वैसे सवाल को मैं प्रैक्टिस करवा दूं। तो आपको ये क्लास जैसे ही खत्म होगा तो कुछ ही पल बाद हम प्रैक्टिस सेट डालेंगे, और आप उसको भी देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस में भी उसी तरह का सवाल है। तो चलिए हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखे हैं। एक चीज और देखेंगे, वो देखेंगे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। क्या देखेंगे? वेवलेंथ देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हमें आगे यूज करना है, इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या है? इसको बोलते हैं वेवलेंथ। दोस्तों वेवलेंथ, सपोज डेट क्या एक वेव है, और आप जानते हैं कि ऊपर वाला को स्ट्रिंग कहा जाता है और नीचे वाला को गर्त कहा जाता है। ऊपर वाला को स्ट्रिंग और नीचे वाला को गर्त कहा जाता है। तो दो क्रमागत स्ट्रिंग के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, दो क्रमागत स्ट्रिंग के बीच के डिस्टेंस को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, यानी दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है यह होता है मीटर। क्या होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो अगर आपसे पूछ ले कि 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होता है, क्या हमने बोला? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, और इसका एसआई मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम भी होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इसी को अगर हम बोले कि 1 नैनो मीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। क्या मैंने बोला कि दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक है एक तरह का ये दूरी है,
तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी वेवलेंथ को हम मीटर में भी माप सकते हैं। अगर हम मीटर से छोटा यूनिट देखें तो मीटर का छोटा जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर अगर हम बात करें तो 10⁻⁻⁹ मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर या एक मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। गलत लिखा गया था। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और एक मीटर बराबर 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम होता है, और ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंद्रधनुष। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद क्या होगा? इंद्रधनुष होगा। तो हम लोग इंद्रधनुष पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंद्रधनुष क्या है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? और अगर इतना समझ में आया तो बोलिए ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट है, इसीलिए आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम बताए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट पहले आप समझ लो, उसके बाद ही आप रेनबो समझना, इंद्रधनुष समझना। तो चलिए हम लोग इंद्रधनुष पे बात करते हैं। आप देखे होंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। इंद्रधनुष इसको क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। दोस्तों जब भी आप बरसात के दिन देखते होंगे जिसमें बारिश होते होंगे, तो उसमें आपको कभी न कभी रेनबो जरूर दिखा होगा। और आप रेनबो देख करके, जब बच्चे होंगे, जब बचपन में होंगे, तो रेनबो देख करके बहुत आप इंजॉय कर रहे होंगे कि देखिए वहां पे रेनबो निकला है। तो रेनबो क्या होता है? रेनबो का निर्माण कैसे होता है? कब रेनबो बनता है, कब रेनबो नहीं बन सकता? इंद्रधनुष से क्या सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं? ये सारे कंसेप्ट पे हम लोग आज बात करेंगे कि रेनबो क्या है। तो देखिए हम रेनबो की बात करते हैं तो रेनबो दो प्रकार के होता है। एक वो रेनबो जिसका रेड कलर जो है नीचे होता है, एक वो रेनबो जिसका रेड कलर नीचे, और एक वो रेनबो जिसका रेड कलर ऊपर। रेड कलर नीचे और एक वो रेनबो जिसका वायलेट नीचे होता है, रेड कलर ऊपर। और ठीक इसका अपोजिट कर देंगे तो एक वो रेनबो जिसका रेड नीचे और वायलेट ऊपर। अब जब भी आज के बाद रेनबो देखेंगे तब आप गौर कीजिएगा कि आपको दो प्रकार के रेनबो दिखेगा। एक रेनबो वो रेनबो दिखेगा जो ब्राइट है। क्या बोला मैंने? एक वो रेनबो दिखेगा जो ब्राइट है यानी चमकीला है, और एक वो रेनबो दिखेगा जो लेस ब्राइट है यानी कम चमकीला है। जो ज्यादा चमकीला होगा रेनबो, उस रेनबो को बोला जाता है प्राथमिक रेनबो। क्या बोला जाता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बोला जाता है। जो ज्यादा चमकीला है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और इसको प्राइमरी रेनबो, और इसको बोला जाता है द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो अभी अभी आपको बताया गया कि रेनबो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो। एक को बोलेंगे प्राइमरी रेनबो और एक को बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और इसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष वह इंद्रधनुष है जिसका रेड कलर ऊपर होगा और वायलेट कलर नीचे होगा।
द्वितीयक इंद्रधनुष वह इंद्रधनुष है जिसका अपोजिट में होगा, यानी रेड नीचे और वायलेट ऊपर होगा। जो प्राइमरी रेनबो उसको बोला जा रहा है जो थोड़ा सा चमकीला हो, ब्राइट हो। द्वितीयक या सेकेंडरी रेनबो उसको बोला जा रहा है जो चमकीला ना हो, यानी डिम हो। आज के बाद जब रेनबो आप देखेंगे तो देखिएगा कि एक कलर का तो पैटर्न ऊपर में बना हुआ है, उसी को इंद्रधनुष बोल रहे हैं। यानी आसमान में 7 रंगों का पैटर्न बनना ही इंद्रधनुष कहलाता है। लेकिन एक रेनबो के बाद आपको एक नीचे एक और रेनबो दिखेगा, जो आप बहुत गौर से देखिएगा तभी दिखेगा, क्योंकि आप अभी तक जितने भी रेनबो देखे होंगे उसमें आप ये महसूस ही नहीं किए होंगे कि एक रेनबो के बाद एक और रेनबो बन रहा है। लेकिन जब भी आज के बाद आप रेनबो देखिएगा तो बहुत गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि एक वो रेनबो जो थोड़ा सा चमकीला है, जो आपको आसानी से दिख रहा है, और उसके नीचे एक वो रेनबो है जो लेस ब्राइट है, कम चमकीला है, और वो आपको आसानी से नहीं दिख रहा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जो चमकीला रेनबो है उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक रेनबो, और जो कम चमकीला रेनबो है उसको बोलते हैं द्वितीयक रेनबो, यानी सेकेंडरी रेनबो। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि प्राथमिक रेनबो का लाल रंग ऊपर होता है कि नीचे, तो बताइएगा कि लाल रंग ऊपर होता है और वायलेट यानी बैगनी रंग नीचे होता है। अगर आपसे पूछ ले कि लेस ब्राइट जो होता है यानी द्वितीयक इंद्रधनुष है, उसका जो लाल कलर है ऊपर होता है कि नीचे, तो बताइएगा कि लाल कलर नीचे और वायलेट कलर ऊपर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, क्या कारण है कि इंद्रधनुष बनता है। क्या ऊपर में जो 7 कलर का पैटर्न बना हुआ है उसी को तो इंद्रधनुष बोला गया ना। तो क्या ऊपर में 7 कलर का पैटर्न बना हुआ है, क्या भगवान उस दिन पेंटिंग कर दिया आसमान को, लाल ऊपर, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, क्या इस तरह से भगवान पेंटिंग कर रहे थे ऊपर में? क्या आपको उस दिन पैटर्न दिखा? ऐसा नहीं, कोई रंग भरी वगैरह का यूज नहीं किया गया है आसमान में। वो बरसात के दिनों में वर्ण विक्षेपण के कारण रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का पहला कारण है वर्ण विक्षेपण। किसका वर्ण विक्षेपण? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। अभी अभी आपको समझाया गया कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसके बाद दूसरा कारण हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, और तीसरा कारण हम लोग देखेंगे अपवर्तन। अगर आपसे सवाल में यह आ जाए कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अभी अभी आपको बताया गया कि जब आसमान में प्रकाश 7 कलर में टूट जाता है, इस घटना को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और आपको यह भी बताया गया कि लाल सबसे ऊपर होगा और वायलेट सबसे नीचे होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में आपको यह भी बताया गया कि सबसे कम जो है विचलन जो होगा रेड का, और सबसे ज्यादा विचलन जो होगा वायलेट का। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश जब 7 रंगों में टूट जाता है तो क्या होगा कि आसमान में एक पैटर्न दिखेगा, और उस पैटर्न के कारण आपको रेनबो बनता है। आप ऐसे समझो कि सपोज दैट आसमान में एक जो है वर्षा का बूंद लेके चल रहे हैं। हालांकि वर्षा का बूंद तो करोड़ों खरबों होंगे, लेकिन हम एक वर्षा का बूंद से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो है वर्षा का बूंद है,
यह जो है वर्षा का बूंद है, और इस वर्षा का बूंद आप जानते हैं कि वर्षा का बूंद जो है प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है। प्रिज्म के भांति वर्षा का बूंद व्यवहार करता है। आपसे सवाल अगर आ जाए कि वर्षा का बूंद किस तरह का व्यवहार करता है, तो प्रिज्म के भांति। और अभी अभी आपको बताया गया कि जब प्रकाश एक प्रिज्म में होकर के जाता है, एक प्रिज्म से होकर के जाता है, तो प्रकाश जो है 7 कलर में टूट जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, यानी VIBGYOR। तो आसमान में बरसात के दिनों में असंख्य वर्षा के बूंद होने के कारण उस बूंद पे सूर्य के प्रकाश, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ सन है, तो सन का प्रकाश निकलेगा और उस वर्षा के बूंद पे पड़ेगा। जब वर्षा के बूंद पे पड़ेगा तो वर्षा के बूंद प्रिज्म के भांति व्यवहार करेगा, और यह जो है प्रकाश 7 रंगों में टूट जाएगा, और जिससे हमको इंद्रधनुष बनता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर जो होगा वो होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हमें क्या मिला, तो रेनबो का कलर मिला। रेनबो का कलर ही तो नहीं मिला ना, ये कलर कितने मिले, 7 मिले। तो रेनबो के कलर मिला, तो हमारा पहला आंसर ये। लेकिन अगर एग्जाम में ये ऑप्शन रहा ही नहीं रहे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ही नहीं, तब इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तब इंद्रधनुष हम लोग देखेंगे TIR के कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आप मेरे वीडियो पे रेगुलर होंगे तो आप TIR समझ चुके होंगे। पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि TIR क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। आप अगर TIR नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को स्किप कीजिएगा, या पढ़ने के बाद उस वीडियो पे जाइएगा जहां पे आपको कंप्लीट TIR के बारे में कंसेप्ट दिया गया है। मैं 1 घंटा TIR पे क्लास लिया हूं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि TIR की घटना कैसे हो रहा है। तो TIR की घटना में बताया गया था कि भैया जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो TIR की घटना संभव है। तो देखिए यहां से प्रकाश गया, तो पहले तो समझिए कि ये था आपका वायु, यानी लाइट जब आता है तो समझ लो वायु, आसमान में कुछ नहीं है तो एयर समझ लो। तो लाइट यहां से ये वर्षा के बूंद में प्रवेश किया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या आप अपवर्तन पढ़े हैं? क्या आप मेरे वीडियो को देखे हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन में आपको पढ़ाया गया था कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। तो यह अपवर्तन हुआ। अब ये जो है वायु और ये है आपका एयर, और एयर से फिर प्रकाश निकलेगा बाहर। तो जब प्रकाश यानी वर्षा के बूंद से बाहर निकलेगा, यानी जल से बाहर निकलेगा वायु में, तो यहां पर क्या होगा, यह जो हो जाएगा सघन माध्यम हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा। देखिए वर्षा के बूंद वायु है, वर्षा के बूंद वाटर है, और वाटर सघन माध्यम होता है वायु की अपेक्षा। तो यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो TIR में कहा जाता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटेगा। तो यहां से क्या होगा कि सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में जा रहा है, तो सारे के सारे लाइट एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के तरफ घटना घट जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घट जाएगा, और ये लाइट यहाँ पर बाहर ना निकल करके ये लाइट यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, तब उसको दिखेगा कि इंद्रधनुष में जो है वो 7 कलर बन चुका है। तो अगर आपसे मेरा सवाल ये है
कि अगर आपसे ये पूछे कि बताइए रेनबो किस कारण बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगर ये हमारा ऑप्शन न रहा तब बताएंगे क्या, TIR के कारण। अगर ये भी हमारा ऑप्शन न रहा तब बताएंगे क्या, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे हम डबल टिक कर दिए, यहाँ पे हम सिंगल टिक कर दिए, और इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों अगर ऑप्शन रहता कि रेनबो किसके कारण बनता है, तब हमारा आंसर होता प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम इसके साथ जाते TIR, और ये भी नहीं रहता तब हम अपवर्तन के साथ जाते। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में 3 प्रकार की घटना घटती है। पहला जो इंपोर्टेंट घटना है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के 7 कलर में टूटना ही सबसे मेन घटना है। अगर 7 कलर में नहीं टूटेगा तो आपको रेनबो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो सबसे बेस्ट हमारा आंसर होना चाहिए था प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो रहा है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार जो है वर्ण विक्षेपण और रेनबो के बारे में आपको समझना था। क्या आप समझ गए? अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार और देखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक रेनबो क्या है, द्वितीयक रेनबो क्या है, रेनबो बनने के पीछे कारण क्या है। तो पहला कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, इस घटना को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और वर्षा के बूंद जो है वो प्रिज्म के भांति व्यवहार करती है, और वर्षा के बूंद से अगर जब प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद TIR का कंडीशन बताया गया था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगा, और यह जो माध्यम है सघन और यह माध्यम है विरल, तो यहाँ पे TIR की घटना घटेगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर जो होगा TIR का भी घटना घटेगा। एक बार तो माध्यम चेंज हुआ तो अपवर्तन, फिर यहाँ पर भी माध्यम चेंज होगा। अब ये प्रकाश जो है ये कहां से गुजर रहा है, बरसात के बूंद से, वर्षा के बूंद से एयर में, तो यहाँ पर भी माध्यम चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। माध्यम चेंज करना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो अपवर्तन 2 बार होगा, TIR 1 बार होगा। तो कल जाकर के आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए कि प्राथमिक रेनबो में यानी प्राइमरी रेनबो में जो है अपवर्तन कितने बार होता है और TIR कितने बार होता है। ये भी सवाल आया है, TIR कितने बार होता है। तो देखिए दोस्तों, TIR जो है 1 बार हुआ। प्राथमिक रेनबो में TIR कितने बार हुआ, 1 बार हुआ। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अपवर्तन की घटना कितने बार हुआ, तो अपवर्तन की घटना जो है यह 2 बार हुआ। 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो अपवर्तन की घटना कितने बार, 2 बार। द्वितीयक रेनबो में कहेगा तो TIR की घटना जो होता है यह जो होता है 2 बार, और अपवर्तन भी होता है 2 बार। TIR की घटना भी कितने बार, 2 बार, और अपवर्तन भी 2 बार। अब यहाँ पे हम अगर ज्यादा अंदर से सवाल एग्जामिनर करेगा तो वह यह करेगा कि बताइए इंद्रधनुष में जो 7 कलर दिखाई दे रहा है वो किसके कारण। तो 7 कलर दिखाई दे रहा है तो आप भी समझ रहे हो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष में 7 कलर का पैटर्न बन रहा है। लेकिन दूसरा सवाल पूछेगा कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के किधर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के किधर होता है, तो हमेशा और हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनता है। क्या बोला गया, हमेशा इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य का विपरीत होता है। अगर सूर्य जो है पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। इसके पीछे के कारण समझिए, यह जो है आपका सन है, सूर्य है, और ये वर्षा बूंद है। तो अगर ये जो है वेस्ट में है तो ये किधर होगा, ईस्ट में।
तभी तो इसका जो प्रकाश है इस वर्षा के बूंद पे लंबवत पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इंद्रधनुष का डायरेक्शन पूछे, क्या पूछे? डायरेक्शन, कि इंद्रधनुष का डायरेक्शन हमको किससे प्राप्त होता है, दिशा किससे प्राप्त होता है, तो TIR से। लेकिन वही अगर पूछ ले कि इंद्रधनुष का कलर किससे प्राप्त होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। अब हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है और कब नहीं बनता। तो इंद्रधनुष जो है ये कई बार सवाल आया कि किस समय हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। तो नोट में करिए, NOT नोट, कि दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। दिन के 12 बजे आप इंद्रधनुष नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि दिन के जब 12 बजते हैं तो सूर्य आपका ठीक सर के ऊपर होता है, और सर के ऊपर होगा और वर्षा के बूंद भी आपका ऊपर ही रह जाएगा। तो सूर्य और वर्षा के बूंद एक लाइन में होने के कारण आपको इंद्रधनुष दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर दिन के 12 बजे के बाद अगर देखोगे तो अगर इंद्रधनुष वेस्ट में बन रहा है तो सूर्य जो होगा ईस्ट में होगा, और ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि सूर्य इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं, यानी विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। कहने का मतलब कि अगर सूर्य ईस्ट में है तो इंद्रधनुष वेस्ट में, अगर सूर्य नॉर्थ में है तो इंद्रधनुष साउथ में। तो इस तरह से सूर्य जो है हमेशा, या इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के किधर बनते हैं, विपरीत। और आई होप आपको रेनबो से सारे सवाल समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको ओवरऑल रिकॉल करवा देता हूं, याद करवा देता हूं कि हमने जो इंद्रधनुष में अभी तक पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, ताकि मेरा दोस्तों प्रयास ये है कि आप अगर मेरे चैनल पे रेगुलर रहेंगे और आप लगातार वीडियो देखेंगे, तो आप अगर वीडियो को देख लिए हैं तो कम समय में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। यह हमेशा मेरा प्रयास रहता है। जो हमसे पढ़ते हैं उत्कर्ष कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी, उनको तो ये बात बिल्कुल ही अच्छे से पता है कि जो हमसे क्लास कर लेते हैं उन स्टूडेंट को बहुत कम रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा मामला रिवीजन करने का नहीं रह जाता है, क्योंकि हम क्लास में ही बहुत ज्यादा चीजें क्लियर करवा देते हैं और याद भी करवा देते हैं क्लास में। तो चलिए हम लोग रेनबो में क्या क्या पढ़े। तो पहले हम लोग देखें कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष बोला गया कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इंद्रधनुष में जो पैटर्न बनते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। दूसरा बात बताया गया कि इंद्रधनुष और किसके कारण बनता है, तो बोला गया TIR के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तीसरी बात बताया गया कि इंद्रधनुष और किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। फिर हमने देखा कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, अगर लाल कलर नीचे और वायलेट कलर ऊपर तो प्राथमिक इंद्रधनुष, लाल कलर ऊपर वायलेट कलर नीचे तो वो हो जाएगा सेकेंडरी रेनबो हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जब रेनबो बनता है तो TIR की घटना कितना होता है और अपवर्तन की घटना कितने होते हैं। तो प्राथमिक रेनबो में TIR 1 बार और सेकेंडरी रेनबो में TIR 2 बार।
फिर बोला गया प्राथमिक रेणुओं में पूर्ण टीआईआर तो हो गया, अपवर्तन 2 बार, और सेकेंडरी रेणुओं पे भी अपवर्तन कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया कि वर्षा के बूंद किसके भांति व्यवहार करता है? प्रिज्म के भांति। वर्षा के बूंद के ही कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। ऐसा नहीं कि बरसात नहीं हो रही है आपको इंद्रधनुष दिख गया, तो ये बिल्कुल झूठा बात है, इंद्रधनुष आपको दिखेगा ही नहीं। और अगर कोई दोस्त आपसे ये बोल दे कि भाई हम जो है इंद्रधनुष कड़ाके के धूप में देख लिए, तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इंद्रधनुष बनने के लिए बरसात होना चाहिए, वर्षा की बूंद होनी चाहिए, तभी इंद्रधनुष बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि इंद्रधनुष कब नहीं बन सकता, तो दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। तो ये तमाम चीजें आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इसको प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे तो यहां से सवाल निकालेंगे तो आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बात करेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? अगर दोस्तों आप एग्जाम में बैठे हो, कहां बैठे हो? एग्जाम में, और आपको प्रकाश के प्रकीर्णन से सवाल आ जाए, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो चीज बड़ा हो, जो चीज बड़ा हो और प्रकृति हो, उसका अगर कलर पूछ रहा है, उसका अगर कलर पूछ रहा है, तो उसका आंसर जो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्या हमने कहा कि अगर आप एग्जाम में हो और आपका यहां से सवाल उठाया, तो दिमाग में लगाना कि जो चीज बड़ा हो और प्राकृतिक हो, नेचुरल हो। बड़ा कहने का मतलब आसमान, समुद्र, ये बड़ा है और प्राकृतिक भी है। तो आपसे अगर पूछ ले कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। धुआं, कोहरा, बादल का रंग सफेद क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी तमाम वो प्रकीर्णन में आ जाएंगे जो प्राकृतिक हो और जो बड़ा हो। उसका अगर रंग पूछेगा तो 100% हमारा आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इसका पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। और पहला एग्जाम्पल, प्रकाश का प्रकीर्णन का पहला एग्जाम्पल कि आकाश का नीला रंग दिखना। दूसरा, समुद्र का नीला रंग दिखना। तीसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का होना।
चौथा एग्जाम्पल होगा बादल, कुहरा, बादल कुहरे तथा धुआं, बादल कुहरे तथा धुआं का सफेद रंग दिखना। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये चार एग्जाम्पल बहुत ही सवाल आते हैं एग्जाम में कि आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का होना, बादल कोहरे तथा धुएं का सफेद रंग का दिखना। ये किसके एग्जाम्पल है? तो अभी अभी आपको बताया गया कि जो बड़ा हो और प्राकृतिक हो, उसका अगर कलर पूछेगा तो हमारा आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश बड़ा है और प्राकृतिक है, इसका कलर पूछ रहा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र बड़ा है और प्राकृतिक है और इसका कलर पूछ रहा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भी बड़ा है और ये भी नेचुरल है, इसका कलर पूछेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन। और बादल कोहरे तथा धुएं का सफेद रंग दिखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में प्रकाश के प्रकीर्णन आंसर किसको करेंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। गुरुजी ये तो हमको समझ में आ गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन आंसर कब देना है, लेकिन अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, किसे कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर एग्जामिनर और अगर इसमें खोलने का प्रयास करेगा तो ये जो तीनों घटना घट रहे हैं, ये घट रहे हैं मी प्रकीर्णन के कारण, मी प्रकीर्णन के कारण। और ये जो हो रहा है ये हो रहा है रेले प्रकीर्णन के कारण, रेले प्रकीर्णन के कारण। क्या मैंने बोला दोस्तों? ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। ये जो होगा रेले प्रकीर्णन, ये होगा, ये तीनों के तीनों घटने जो है ये हो गए रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन, और ये जो हो जाएगा मी प्रकीर्णन हो जाएगा, मी प्रकीर्णन। अब हम लोग बात करेंगे कि रेले प्रकीर्णन किसको कहेंगे, मी प्रकीर्णन किसको कहेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे रेले, उन्होंने ही स्कैटरिंग का यानी प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया, इसलिए उनको बोला जाता है रेले प्रकीर्णन। और एक वैज्ञानिक थे मी, और इन्होंने भी स्कैटरिंग का सिद्धांत दिया, इसलिए इनको बोला जाता है मी प्रकीर्णन। और दोनों ने अपना अपना मत रखा और प्रूफ किया। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि आकाश का नीला रंग, तो प्रकीर्णन आप बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछे कि किसका प्रकीर्णन है आकाश का नीला रंग, तो आप बताओगे रेले प्रकीर्णन। समुद्र का नीला रंग रेले प्रकीर्णन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग रेले प्रकीर्णन। लेकिन अगर पूछेगा बादल कोहरे तथा धुएं का सफेद रंग, तो बताइएगा मी प्रकीर्णन। तो क्या होता है रेले और क्या होता है मी प्रकीर्णन? क्या आपको ये चीज समझ में आता है? क्या आपने कभी पढ़ाई कर रखा है रेले प्रकीर्णन और मी प्रकीर्णन के बारे में? अगर पढ़े हैं तो बताइए, और नहीं तो चुपचाप सुनिए। रेले प्रकीर्णन पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना है, चलिए। रेले प्रकीर्णन क्या है पहले ये समझ लो, या तो पहले ये समझ लो कि प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। रेले प्रकीर्णन
रेले परकिरणन। देखिए दोस्तों, परकिरणन अगर आप समझिएगा तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और परकिरणन में डिफरेंस है, और बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और प्रकाश का परकिरणन क्या है। अभी आपको बताया गया था कि भैया 7 व्हाइट लाइट जब 7 कलर में टूट जाएगा, अभी अभी आपको बताया गया था कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में होकर गुजरेगा, यह जो है 7 रंगों में टूट जाएगा, और इसको हम लोग बोले थे वर्ण विक्षेपण। क्या बोले थे? वर्ण विक्षेपण बोले थे। लेकिन परकिरणन क्या होगा? जब प्रकाश 7 रंग में नहीं, अनंत चीजों में टूट जाए, अनंत भाग में टूट जाए, बिखर जाए, इसको बोलेंगे परकिरणन। जब प्रकाश 7 घटकों में टूटेगा तो वर्ण विक्षेपण। लेकिन जब प्रकाश 7 घटक में नहीं, तमाम घटकों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टूटना बिखरना में अंतर है। और जब प्रकाश विभिन्न कलरों में बिखर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं परकिरणन। रेले साहब ने क्या कहा वो पहले समझिए। रेले साहब ने कहा कि सपोज डेट, क्या जो है अर्थ है, बिल्कुल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्थ का अपना जो होता है वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में तमाम चीजें पाई जाती है। आप भी जानते हो कि हाँ, बहुत सा चीजें पाई जाती है। हमारे, अगर आपसे पूछ ले कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। दूसरे नंबर पे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस। और तीसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो है वो पाया जाता है नोबेल गैस। नोबेल गैस में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले गैस है आर्गन। तो एक बार तो सवाल यहीं से आ गया कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है, और ये दोनों ऑप्शन नहीं था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं था, तब आपको क्या बताना होगा? आर्गन। तो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, आर्गन होते हैं, और डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल यानी धूलकण। तो यह हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, उपस्थित है। अब जो है, यहां मान लीजिए कि सूर्य है, आपको दिख रहा है। अब यहां से लाइट चल के आया और हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया। यहां से लाइट चल के आया और हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन से टकराएगा, ऑक्सीजन से टकराएगा, धूलकण से टकराएगा। ये जो कलर है, ये जो लाइट है जो चल के आ रहा था, ये विभिन्न घटकों में टूट जाएगा, और इस घटना को ही प्रकाश का परकिरणन कहा जाता है। यानी प्रकाश जब डस्ट पार्टिकल पे टकराए और टकरा करके विभिन्न कलरों में टूट जाए, इसी को बोला जाता है प्रकाश का परकिरणन। क्या आप समझे? प्रकाश का परकिरणन क्या है? नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझा ही दूंगा। जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि दिमाग में आपको जाना ही जाना है। सर क्या पढ़ा रहे हैं स्कैटरिंग, क्या पढ़ा रहा है परकिरणन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या पढ़ाते हैं? चलो बाबू कोई बात नहीं। आप लड्डू देखे हैं? जब आप लड्डू देखे हैं, बूंदिया वाला लड्डू या मोतीचूर का लड्डू, उस लड्डू को आप पटक दो, और जब लड्डू को पटकोगे तो देखोगे कि लड्डू विभिन्न पार्टिकल्स में टूट गया। तो जब लड्डू विभिन्न पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लड्डू, लड्डू का परकिरणन।
उसी तरह से जब प्रकाश जो है विभिन्न घटकों में टूट जाए उसको बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या दिक्कत है? लड्डू विभिन्न घटकों में टूट जाए उसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लड्डू, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई होप कि प्रकीर्णन आप समझे, लेकिन रेले प्रकीर्णन अभी तक नहीं समझाया गया। रेले साहब ने कहा कि जब सूर्य के प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर के गुजरेगा और यह डस्ट पार्टिकल पे टकराएगा तो ये जो सूर्य के प्रकाश है श्वेत लाइट है यानी व्हाइट लाइट है, इसमें स्कैटरिंग होगा यानी प्रकीर्णन होगा। और प्रकीर्णन होगा वो कितना होगा? तो स्कैटरिंग को एस से डिनोट किया और कहा कि प्रकीर्णन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के पावर 4 का। ये बात किसने समझाई? रेले। रेले ने कहा कि जब प्रकाश डस्ट पार्टिकल पे टकराएगा तो प्रकाश विभिन्न घटकों में टूटेगा और कितना बिखरेगा? तो कहा कि लैम्डा के पावर 4 1/λ के पावर 4 स्कैटरिंग होगा। इसका मतलब कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ, अभी आपको बताया गया कि वेवलेंथ क्या होता है, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये कहा कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, क्योंकि ये बट्टा में आ रहा है। जिस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग क्या होगा? कम होगा। और जिस प्रकाश का वेवलेंथ जो है कम होगा उसका स्कैटरिंग जो होगा ज्यादा होगा। ये बात किसने समझाई? ये बात रेले साहब ने समझाई कि जब प्रकाश हमारे वायुमंडल से टकराएगा तो वायुमंडल से टकराने के कारण प्रकाश में प्रकीर्णन होगा, बिखराव होगा, स्कैटरिंग होगा। और वो जो स्कैटरिंग होगा वो कितना होगा? तो स्कैटरिंग को एच से डिनोट किया और एच बराबर प्रोपोर्शनल 1/λ के पावर 4। और हमने ये बताया कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम और जिस प्रकाश का वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। और आपको पता है कि हमारे जो व्हाइट लाइट है VIBGYOR इसका 7 घटक होता है। और आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो बैंगनी का होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो लाल रंग का स्कैटरिंग जो होगा बहुत कम होगा। सबसे कम अगर स्कैटरिंग होगा तो किस कलर का होगा? लाल का, क्योंकि लाल का वेवलेंथ है ज्यादा। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा? तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो होगा ये होगा वायलेट कलर का, बैंगनी का। यही कारण है कि यहां से सूर्य के प्रकाश चला और बिखरा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बिखर गया? बैंगनी। सबसे ज्यादा कौन कलर बिखरा? बैंगनी। और जो ज्यादा बिखरेगा वही ना दिखेगा। तो बैंगनी कलर और इंडिगो यानी वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों कलर लगभग एक जैसा दिखते हैं। हिंदी में बैजानी, बैंगनी, जामुनी और नीला। बैंगनी, जामुनी और नीला को देखोगे तो तीनों कलर करीब करीब एक ही जैसा दिखाई पड़ते हैं। और अगर ये तीनों कलर में हमारा आंख जो देखना पसंद करता है, हमारे आंख के लिए सुगराही कलर जो होता है वो होता है ब्लू। यही कारण है कि सब रंग बिखरता है लेकिन सबसे ज्यादा रंग ब्लू हो जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा तो बिखरता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा देखने में मजा आता है ब्लू को। इसलिए जब हम आसमान देखते हैं तो आसमान हमको नीला नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का स्कैटरिंग ज्यादा हुआ है रेले साहब के कारण, रेले साहब के अनुसार। और जिसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा वो तब तो वही चीज तो दिखेगा, जो ज्यादा फैलेगा वही ना आपको बिखरा बिखरा दिखेगा।
तो जो हम आसमान में देखते हैं बादल को, तो बादल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? रेले प्रकीर्णन के कारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, यही कंसेप्ट है कि सारे रंग कम बिखरे जबकि नीला रंग ज्यादा बिखर गया, और जो ज्यादा बिखरेगा वही ज्यादा दिखेगा। तो समुद्र का रंग नीला, आकाश का रंग नीला, ये दो चीज समझ गए किसके कारण हुआ? रेले प्रकीर्णन के कारण। तीसरा जो आपको एग्जाम्पल लिखाया गया, ये चीज समझ गए। तीसरा जो आपको एग्जाम्पल लिखाया गया, वो लिखाया गया कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना। दोस्तों आप जानते हैं, आप इस चीज को कई बार देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि जब सूर्य भगवान उगते हैं तो लाल दिखाई देते हैं, भभकौवा लाल, और जब ये डूबने लगते हैं, सूर्यास्त होने लगते हैं, फिर भी लाल दिखाई देते हैं। तो कैसे? सपोज डैट कि आप यहां पे हो, ठीक है, और सपोज डैट कि आप यहां पे हो, इसका थोड़ा सा फिगर, आप यहां पे हो और मान लीजिए कि आप देखते हैं सूर्योदय होता है तो बहुत दूर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो सपोज डैट कि सूर्य भगवान यहां पे है, तो सूर्य भगवान यहां पे है, सन यहां पे है, और आप यहां पे हो, तो आपके और सूर्य के बीच में कई डस्ट पार्टिकल होंगे, कई गैसेस होंगे, जो बताया गया, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, आर्गन होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे। तो बहुत ज्यादा दूरी पर होने के कारण सूर्य जब उगते हैं तो बहुत ज्यादा दूर, और सूर्य जब डूबते हैं तो हमसे बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक 12 बजता है तो सूर्य भगवान जो है हमारे सर के ऊपर आते हैं। यही तो बताया गया ना कि 12 बजे जो है आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके सर के ठीक ऊपर रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर सूर्य, या मान लीजिए कि सुबह हो रहा है, तो यहां से लाइट आया, सूर्य भगवान का लाइट निकला, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण सारे लाइट का बिखराव हो गया, सारे लाइट इधर ही रह गया, लेकिन हमारे आंख तक जो पहुंचा वो कौन पहुंचा? रेड कलर पहुंचा। सबका बिखराव हो गया, लेकिन किसका बिखराव कम हुआ? रेड का, क्योंकि रेले साहब ने कहा कि स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग कितना होगा? तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा के पावर 4। और रेले साहब ने कहा कि जिसका स्कैटरिंग ज्यादा वो ज्यादा बिखरेगा, जिसका स्कैटरिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर करेगा, ज्यादा स्कैटरिंग होगा उसका, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो कम स्कैटरिंग करेगा। और दोस्तों आपको बताया गया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है। रेड का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। तो रेड कलर कम बिखरता है, जबकि सबसे ज्यादा ये सब बिखर जाता है। रेड कम बिखरता है तो आपके आंख तक पहुंच जाता है कौन? रेड। सबसे पहले कौन पहुंच जाता है? रेड पहुंच जाता है, जिस कारण आपका सूर्य जो कैसा दिखाई देता है? वो सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि सारे कलर यहाँ पर बिखर गए, लेकिन लाल में बिखराव हुआ, लेकिन कम बिखराव हुआ, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य उगते समय सूर्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। यही कंसेप्ट आपका, फिर जब सूर्य भगवान डूबेंगे तो ये बहुत दूर रहेंगे, सारे कलर बिखर जाएगा, लेकिन लाल कलर नहीं बिखरेगा, कम बिखरेगा, और ये भी आपके आंख तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूरी ट्रेवल करने वाले कलर कौन है? लाल है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बादल, आकाश, धुएं का सफेद रंग दिखना। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है एग्जाम्पल रेले साहब ने नहीं दिया, ये जो है मी साहब ने दिया। तो मी प्रकीर्णन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मी प्रकीर्णन क्या है, मी साहब ने क्या कहा। तो मी के बारे में देखेंगे। मी प्रकीर्णन, देखिए मी साहब ने कहा कि
कि प्रकाश का, रेले साहब ने कहा था कि जब प्रकाश डस्ट पार्टिकल से टकराएगा तो स्कैटरिंग होगा। मी ने कहा कि जब प्रकाश अपने तरंग दैर्ध्य से बड़ा कण से टकराए, बड़ा कण से टकराता है तो सभी रंगों का परिकीर्णन समान होता है। क्या कहा कि जब परिकीर्णन अपने से बड़े कणों से टकराए तो सभी रंगों का परिकीर्णन क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। रेले जो कहा उसका अपोजिट मी कहा। रेले ने कहा कि प्रकाश का परिकीर्णन होगा, किसी का ज्यादा परिकीर्णन होगा, किसी का कम परिकीर्णन होगा। कितना परिकीर्णन होगा? एस बराबर एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा के पावर 4 कहा। लेकिन मी साहब ने कह रहा है कि सभी प्रकाश में जो स्कैटरिंग होगा वो बराबर होगा, कोई कम बेसी नहीं होगा। यह बात किसने कहा? मी ने। लेकिन कंडीशन बताया कि जब प्रकाश अपने तरंग दैर्ध्य से बड़ा कण से टकराए, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होगा वो अपने तरंग दैर्ध्य से अपने जो कण से, बड़े कण से टकराना होगा प्रकाश को, तब जाकर के प्रकाश में परिकीर्णन बराबर होगा। और बड़ा कण में आपको एग्जाम्पल बताया गया था कि बादल, कुहरे और धुआं। बादल, कुहरे और धुआं से जब प्रकाश टकराएगा ये कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफेद। क्योंकि बादल भी बड़ा पार्टिकल्स है, कोहरे भी बड़ा पार्टिकल्स है, धुआं भी बड़ा पार्टिकल्स है, प्रकाश से बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है। तो जब प्रकाश बड़े पार्टिकल्स पे टकराएंगे तो सारे रंग का बिखराव सेम होगा। और जब सारे रंग का बिखराव सेम होगा तो वो कैसे दिखाई देगा? तो सफेद दिखाई देगा। तो ये बताया किसने? ये बताया मी ने, और वो बात बताया रेले ने। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रेले परिकीर्णन किसे कहते हैं और मी परिकीर्णन किसे कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्कैटरिंग में ही जो एग्जाम में जो सवाल आता है वो सवाल आपको आ जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। मी समझ गए आप, रेले समझ गए अगर समझने का प्रयास किए होंगे तो। अब यहाँ पे कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाई जाती है? खतरे का निशान लाल रंग का इसलिए बनाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाई जाती है? खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाई जाती है? तो अभी अभी आपको बताया गया कि रेले साहब ने कहा कि स्कैटरिंग होगा, लेकिन 1/लैम्डा के पावर 4 होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए रेड का स्कैटरिंग जो होगा कम होगा, और जो कम बिखरेगा वो ज्यादा आपको तक पहुंचेगा। सपोज डैट कि यहाँ पे मेरे पास 20 लड़कन है और मैं बोला कि एक जगह से दूसरे जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओ। जो स्टूडेंट टीचर के बात मानेगा वो 20 के 20 चले जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी। लेकिन वो थोड़ा सा उडंड स्टूडेंट टाइप के होंगे,
तो 20 स्टूडेंट को बोले तो हो सकता है 15 स्टूडेंट जाए, 5 स्टूडेंट बिखर जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि 20 स्टूडेंट को यहां से वहां भेजा गया तो 20 के 20 चला गया, उसमें स्कैटरिंग नहीं हुआ, बिखराव नहीं हुआ। लेकिन बीच में 15 गया और 5 बिखर गया तो उसमें स्कैटरिंग हुआ। तो वही कहा जाता है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड में स्कैटरिंग कम होगा, और जब रेड में स्कैटरिंग कम होगा, रेड में प्रकीर्णन कम होगा, तो रेड कलर ज्यादा पहुंच जाएगा। इसलिए खतरे का निशान लाल कलर का बनाई जाती है। उसके बाद आपसे अगर पूछेगा कि बताइए किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री के लिए, अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा? काला। कोई अंतरिक्ष यात्री है और वो आकाश को देख रहा है तो वो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों? आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम रहता है, एयर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जब कुछ होता ही नहीं है तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं, और जब स्कैटरिंग होगा नहीं तो वहां से लाइट टकरा करके हमारे तक आएगा ही नहीं, तो ये काला दिखाई देगा। अब देखिए कि ये मार्कर जो है, ये मार्कर काला क्यों दिखाई दे रहा है? ये मार्कर काला इसलिए दिखाई दे रहा है कि इस पार्ट पे जितने भी प्रकाश पड़े वो सारे के सारे प्रकाश को ये ऑब्जर्व कर लिया, जिसके कारण यहां से प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंचने के कारण ये मार्कर कैसे दिखाई दे रहा है? काला। लेकिन यही जो ये मार्कर व्हाइट है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? तो जितने भी लाइट पड़े हैं वो सारे के सारे लाइट इस पर पड़ने के बाद ये एक भी कलर को नहीं रखा, सारे कलर को हमारे आंखों तक भेज दिया। तो हमारे आंखों तक सारे कलर भेज देने के कारण ये जो होगा ये व्हाइट दिखेगा, और सारे कलर रख लेने के कारण ये जो होगा ये ब्लैक दिखेगा। तो अंतरिक्ष में कुछ नहीं रहता है तो सारे के सारे कलर वहीं पर आ जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि मान लीजिए धरती पर से सारा एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए, धरती पर से सारा वायुमंडल हटा दिया जाए, पूरा का पूरा निर्वात कर दिया जाए, तब हम आकाश देखेंगे, तब कैसा दिखाई देगा? तब काला दिखाई देगा। अभी तो हम आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास से पूरा एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तब हम आकाश देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। कहने का मतलब कि हम जहां पर हैं वहां पर अगर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा, कोई वातावरण उपस्थित नहीं होगा, वहां से किसी भी चीज को देखेंगे तो वो सारे के सारे चीजें काला दिखाई देगी। अगर चंद्रमा पर से आप आसमान देखोगे तो चंद्रमा पर भी क्या है कि कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां से भी अगर आसमान को देखोगे तो आसमान काला दिखाई देगा। तो ये चीजें समझ में आपको आता होगा कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाई जाती है। अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से कोई आकाश देखेगा, धरती देखेगा तो काला दिखाई देगा। अगर पृथ्वी पर के सारे एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए, सारे वायुमंडल यहाँ से हटा दिया जाए, सारे पार्टिकल्स हटा दिया जाए, तो पृथ्वी पर से किसी भी चीज को देखेंगे वो भी काला दिखाई देगा। क्योंकि हम जहां पर हैं वहां पर अगर कुछ भी नहीं है, वहां से किसी भी चीज को देखेंगे तो वो सारे के सारे चीजें क्या दिखाई देगी? वो चीजें काला दिखाई देगी। एक सवाल आपसे और पूछता है कि स्कूल का बस पीला और पर्दे का हॉस्पिटल का पर्दा ग्रीन क्यों बनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल बस जो है पीला होता है और हॉस्पिटल का कर्टेन, हॉस्पिटल का पर्दा, हॉस्पिटल का पर्दा हरा होता है? क्या आपने सोचा है कि स्कूल बस पीला क्यों और हॉस्पिटल का पर्दा हरा क्यों? तो स्कूल बस पीला इसलिए होता है कि हमारे आंख के लिए सुग्राही कलर जो है आपको बताया गया VIBGYOR,
तो हमारे आंख के लिए जो सुगराही कलर है ये होता है येलो, और हमारे आंख के लिए सुगराही कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। तो हमारे आंख के लिए सबसे ज्यादा सुगराही कलर कहने का मतलब कि हमारा आंख सबसे ज्यादा देखना पसंद करता है येलो को। अगर हम पीला चीज को देखेंगे तो हमको इरिटेशन नहीं होगा, लेकिन वही अगर आप लाल कलर को देखोगे, वही आप ऑरेंज कलर के देखोगे तो आपको इरिटेशन होगा। तो कभी भी स्कूल का बस लाल कलर का नहीं बनाई जाती, क्योंकि इरिटेशन होगा। मान लीजिए कि कोई स्कूल का बस लाल है और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और आपको साइड लेना है, तो आप ओवर अटैक करने का प्रयास करोगे, क्योंकि स्कूल का बस लाल होने के कारण वो कलर आपकी आंखों तक चुभेगा, इरिटेशन होगा, क्या चीजें हटाओ उसको, और आप ओवर अटैक करने के खतरे में हो सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह घटना घट जाए। तो इसीलिए स्कूल का बस कभी भी लाल नहीं होता, स्कूल का बस पीला होता है। और स्कूल का बस पीला इसलिए होता है कि पीला रंग बहुत दूर से भी दिखाई दे देता है। तो स्कूली बच्चे जो होते हैं उनका पहले तो आंख पे प्रभाव न पड़े और दूर से वो बस दिख जाए, क्योंकि वो सावधान हो जाए, इसीलिए स्कूल का बस कैसा होता है, पीला। हॉस्पिटल का पर्दा ग्रीन इसलिए होता है कि हमारा जो आंख जो है सुगराही कलर है, ग्रीन को देखना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हॉस्पिटल में भी वो एक ऐसा पर्दा लगा रहे कि जिसको देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, आंख देखना पसंद करे। इसलिए हॉस्पिटल का पर्दा भी किस कलर का होता है, ग्रीन। अगर हॉस्पिटल का पर्दा रेड होगा तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूल का बस पीला, हॉस्पिटल का पर्दा ग्रीन, आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, ये सब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो इस तरह से आपका स्कैटरिंग से यहाँ तक आपको बताया गया, और स्कैटरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से देखोगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप एक अच्छा वाला कमेंट भेजिए, ताकि आगे वीडियो बनाने में हमको मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।